हाय दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान का 15वां पाठ हमारे चारों ओर वायु। और आज का टॉपिक है वायु का संघटन। ठीक है, वायु के बारे में हम सबसे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। वहाँ पर हमने जाना था कि वायु एक मिश्रण है, इसमें गैसें हैं, धूल के कण हैं, जलवाष्प है। ठीक है, तो आज हम इन सभी अवयवों के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वायु अनेक गैसों का मिश्रण है और वायु में कुछ गैसें, जलवाष्प और धूल के कण विद्यमान होते हैं। वायु में सबसे ज्यादा मुख्यतया नाइट्रोजन गैस होती है 78%, फिर 21% ऑक्सीजन और शेष 1% में क्या क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसें, जलवाष्प और धूल के कण होते हैं। ठीक है, फिर आप अगर एक चार्ट की मदद से याद करने की कोशिश करें वायु का संघटन, तो सबसे बड़ा वाला हिस्सा जो है 78% ये नाइट्रोजन है, फिर उसके बाद 21% ऑक्सीजन है। ये दोनों मिलकर 99% वायु का निर्माण करते हैं और 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और दूसरी अन्य गैसें आती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड उस 1% में 0.03% है और अन्य गैसें 0.04% है। तो बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है वो जलवाष्प और धूल के कण होते हैं। ठीक है, तो इस चित्र की मदद से आप आराम से वायु का संघटन याद कर सकते हैं। अब वायु के संघटन के बारे में कुछ विशेष बातें जान लेते हैं। वायु की संरचना में स्थानीय भिन्नता हो सकती है। ठीक है, यानी कि अलग अलग स्थान की वायु में विभिन्नता हो सकती है। जैसे कोई स्थान ऐसा है जो कि समुद्री इलाकों के करीब है, तो वहाँ की वायु में जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होगी। इसके अलावा जो मरुस्थलीय इलाके होंगे वहाँ की वायु में धूल के कणों की मात्रा ज़्यादा होगी, जलवाष्प की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से स्थान बदलने पर वायु की संरचना में भिन्नता आ सकती है। फिर हम देखते हैं कि वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है और ये दोनों गैसें मिलकर वायु का 99% भाग बनाती हैं। ठीक, आप एक एक करके हर एक अवयव के बारे में जानेंगे। तो वायु जो एक मिश्रण है उसके प्रमुख अवयवों में सबसे पहले जानेंगे जलवाष्प के बारे में। तो वायु में जलवाष्प विद्यमान होती है। जब भी वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है और जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती हैं। जैसे आपने फ्रिज से पानी की बोतल निकाली तो थोड़ी देर के बाद आपको उसकी सतह पर ऐसे जल की बूंदें दिखाई देने लगेंगी। क्यों? क्योंकि बोतल जो है वो ठंडी है और बाहर की जो वायु है जब इस ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आएगी तो उसमें उपस्थित सारी की सारी जलवाष्प जो है वो इस ठंडे पृष्ठ पर संघनित हो जाएंगी जल की बूंदों के रूप में। ठीक है, अब यही कारण है कि फ्रिज से निकालने के बाद हमें किसी भी चीज पर जल की ऐसी छोटी छोटी सी बूंदें दिखाई देती हैं। और प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। अगर वायु में जलवाष्प उपस्थित नहीं होगी तो जल चक्र भी फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से वर्षा नहीं हो पाएगी। समुद्रों में जो जल का चक्र पूरा चलता है कि कैसे आता है फिर कैसे वाष्पन होता है, ठीक है, ये सब जलवाष्प की वजह से होता है। तो वायु में जलवाष्प का होना अनिवार्य है। अब देखते हैं अगला संघटक क्या है? ऑक्सीजन, जो कि एक गैस है। वायु का वह घटक जो जलने में सहायक है वो ऑक्सीजन कहलाता है। तो ऑक्सीजन के दो प्रमुख काम होते हैं। एक तो ऑक्सीजन की मदद से कोई भी वस्तु जलती है। अगर किसी स्थान पर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होगी तो क्या होगा? जलने की क्रिया नहीं हो सकती। इसके लिए हम एक प्रयोग भी करते हैं कि जैसे आप बराबर नाप की 2 मोमबत्तियां ले लीजिए और दोनों को जलाइए एक साथ और एक मोमबत्ती को कांच के ग्लास से ढक दीजिए। तो थोड़ी देर के बाद आप क्या देखेंगे कि दूसरी वाली मोमबत्ती जो खुले में जल रही है वो तो जलती रहेगी, लेकिन जिसको आपने ढक दिया था वो थोड़ी देर के बाद बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि उस कांच के ग्लास के अंदर उपस्थित वायु में जितनी ऑक्सीजन होगी तब तक तो वो मोमबत्ती जलती रहेगी। जब उस वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो जाएगी तो फिर वो मोमबत्ती जलना बंद कर देगी। तो इस प्रयोग से हम सिद्ध कर सकते हैं कि ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है। जलने की क्रिया केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है। दूसरा, जीवित प्राणियों के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है क्योंकि उनके श्वसन में ऑक्सीजन सहायता करती है। मनुष्य में और पौधों में और साथ ही जीव जंतुओं में भी भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन सहायता प्रदान करती है और श्वसन के द्वारा हम इस ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। मतलब श्वसन के द्वारा हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और फिर ये ग्रहण की गई ऑक्सीजन हमारे भोजन को जलने में सहायता करती है, जिसकी मदद से हमें काम करने के लिए ऊर्जा मिलती है। ठीक, तो आई होप ऑक्सीजन आप समझ गए। अब हम चलते हैं आगे और जानते हैं नाइट्रोजन के बारे में। ठीक है, तो अभी हमने एक प्रयोग के बारे में चर्चा की थी जहां पर हमने 2 मोमबत्तियों को पहले जलाया, फिर एक को हमने कांच के ग्लास से ढक दिया तो थोड़ी देर के बाद वो मोमबत्ती जलना बंद हो गई। ठीक है,
तो ऐसा क्यों हुआ? हमने यही कहा कि उस कांच के ग्लास के अंदर उपस्थित वायु में ऑक्सीजन समाप्त हो गई, जिसकी वजह से मोमबत्ती जलना बंद हो गई। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है वो वायु का दूसरा बड़ा भाग है, यानी कि वायु का सबसे बड़ा भाग जो है वो नाइट्रोजन ही है, और प्रमुखतः इसको पौधों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। और इसका एक गुण ये भी है कि ये किसी भी चीज को नहीं जलने में सहायता करता है। ठीक है, वरना ऐसा होता नहीं तो जो कांच के ग्लास से आपने मोमबत्ती ढकी थी वो जलती ही रहती, ऑक्सीजन खत्म होने के बाद बुझ क्यों गई? क्योंकि फिर नाइट्रोजन गैस जो है वो जलने में सहायता नहीं करती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस प्रमुखतः पौधों द्वारा प्रयोग किया जाता है, ये वायु का एक बड़ा भाग बनाता है और जलने में सहायक नहीं होता। ठीक, फिर हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा कम है, वायु में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड लगातार किसी वस्तु के जलने के कारण बनती है। जलने की क्रिया ऑक्सीजन की वजह से होती है, लेकिन जलने की वजह से जो गैस बनती है वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसीलिए जब हम किसी कमरे पे बैठे हैं और आग लग जाए तो हमारा दम घुटने लगता है। क्यों? क्योंकि सारी ऑक्सीजन तो जलने में मदद करती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाती है, तो हमें फिर सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ठीक है, तो हमारे चारों ओर की वायु का एक बहुत छोटा सा अवयव है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में हमें घुटन महसूस होती है। ठीक है, ये हम समझ गए कि जब भी कोई चीज जलती है तो उसके जलने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, और जलने में जो गैस मदद करती है वो ऑक्सीजन गैस होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा हमारे लिए हानिकारक है, इसीलिए हम प्रदूषण को रोकने के लिए अपील करते रहते हैं बार बार, क्योंकि प्रदूषण बढ़ने की वजह से हमारी पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो स्तर है वो बढ़ रहा है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिससे कि बहुत सारी तकलीफें हो रही हैं। ठीक है ना, अब चलते हैं आगे और जानते हैं अगले अवयव के बारे में, जो कि धूल और धुआं है। ठीक है, धुएं में कुछ गैसेस और सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं जो बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। धूल के कण हर जगह उपस्थित होते हैं। ठीक है, किसी स्थान की वायु में धूल के कण कम हो सकते हैं, कहीं ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन होते ही हैं। ठीक है, और ईंधन और पदार्थों के जलने से धुआं उत्पन्न होता है, जो कि हमारे लिए बहुत हानिकारक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं उनके ऊपर लंबी लंबी चिमनियां लगी रहती हैं, जो कि फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं को काफ़ी ऊंचाई में जाकर छोड़ती हैं, ताकि वो हमें नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है, वो हमारे लिए तो नुकसान इतना नहीं पहुंचाता है क्योंकि हम उसे ऊंचाई पे छोड़ते हैं, लेकिन फिर वो जो पक्षी होते हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि धुआं वगैरह उत्पन्न होने वाली जो क्रियाएं हैं वो हम कम करें या एक नियंत्रित मात्रा में ही करें। ठीक है ना, आगे हम देखते हैं कि वायु में धूल के कण सदैव उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि किसी क्षेत्र की वायु में कम धूल होती है, कहीं ज़्यादा होती है, लेकिन धूल के कण वायु में हमेशा उपस्थित रहते हैं और ये हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो हमारे शरीर में क्या है, जो हमारी नाक है उसमें छोटे छोटे बाल उपस्थित होते हैं, जो और श्लेष्मा उपस्थित होते हैं, जो चिपचिपा पदार्थ हमारी नाक में उपस्थित होता है, वो यहाँ पर बहुत मदद करते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे बाल और श्लेष्मा वायु में उपस्थित धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोक देते हैं। ठीक है, वायु तो अंदर जाएगी लेकिन धूल के कण जो हैं वो फिर नीचे नहीं जा सकते, और इस तरह हमारे फेफड़ों की सुरक्षा करने का काम करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने जाना वायु के संगठन के बारे में कि किन किन अवयवों से मिलकर वायु बनी है और कौन कौन से अवयव क्या क्या भूमिका निभाते हैं। जैसे ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक है, ठीक है, फिर नाइट्रोजन जो है वो जलन को रोकने में सहायक है, ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मानव के लिए हानिकारक है और जलने की क्रिया के फलस्वरूप पैदा होता है। ठीक, ऐसे बहुत सारी बातें। अब हम अगले वीडियो में जानेंगे कुछ नया इसी पार्ट के बारे में, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।